साथियों नमस्कार। एकेडमिक ज्ञान सेतु में मैं राजेंद्र कुमार प्रजापति आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज से हम लोग सुपर 2020 सीरीज़ में मध्यकालीन इतिहास प्रारंभ कर रहे हैं। इसमें हम लोग देखेंगे 712 ईस्वी से जब से मोहम्मद कासिम भारत पर आक्रमण करता है, अरब आक्रमणकारी। उसके बाद गजनवी देखेंगे, गौरी देखेंगे, दिल्ली सल्तनत के बारे में अध्ययन करेंगे, फिर मुग़ल साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे और इसके बाद में हम लोग दक्षिण भारत के मध्यकालीन इतिहास का भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा मराठा सिंध और सिख संप्रदाय के जितने भी मूवमेंट्स हुए हैं, अन्य जितने भी आंदोलन हुए हैं और सिख साम्राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। और सबसे ज़्यादा फोकस जो हमारा होगा इस कड़ी में साहित्य, वास्तुकला और आर्थिक व्यवस्था तथा मध्यकालीन शब्दावलियों पर हम ज़्यादा फोकस करेंगे, क्योंकि प्रश्न आजकल वहीं से ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो आज पहली सीरीज़ में हम लोग 20 प्रश्न देखेंगे जो हमारा 712 से और गौरी तक का पूरी यात्रा को जो है पूरा करेंगे हम लोग। तो देखते हैं पहला प्रश्न। भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब लोग भारत पर प्रथम आक्रमणकारी थे जो 712 एडी में। कुछ किताबों में 711 मिलता है, लेकिन एनसीईआरटी 712 मानता है, तो 712 ध्यान रखिए। अगर 11 भी आता है, 712 नहीं दिया रहता है तो कन्फ्यूज नहीं हुआ, 711 भी टिक कर सकते हैं हम। तो इसमें भारत पर प्रथम सफल मुस्लिम आक्रमण 17 वर्षीय मोहम्मद बिन कासिम अरब आक्रमणकारी था का 712 ईस्वी में हुआ। उस समय सिंध पर चच के पुत्र दाहिर का शासन था और जो ये युद्ध हुआ था दाहिर और इसके बीच में, मोहम्मद बिन कासिम के बीच में, उस युद्ध का नाम था रेवार का युद्ध। तो इसमें दाहिर पराजित हुआ था, मारा गया था, मोहम्मद बिन कासिम विजयी हुआ था। दूसरा प्रश्न, अरबों की सिंध विजय की जानकारी का मुख्य साहित्यिक स्रोत क्या है? तो ये चचनामा है। अरबों की सिंध विजय का चचनामा नामक जो एक किताब थी जिसका लेखक पता नहीं है, इससे पता चलता है। चचनामा इसे फतेहनामा सिंध के नाम से भी जाना जाता है, फतेहनामा सिंध के नाम से भी जाना जाता है, परंतु इसका लेखक ज्ञात नहीं है। इसके अलावा किताबुल हिंद, तहकीक हिंद अलबरूनी ने लिखा है। रेहला इब्न बतूता की पुस्तक है। ताजुल मासिर हसन निजामी की पुस्तक है। सिंध शासक राजा दाहिर की राजधानी कहाँ थी? तो राजा दाहिर की राजधानी देवल थी। देवल एक बंदरगाह था। मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने सिटी ऑफ गोल्ड कहा था। मुल्तान को मोहम्मद बिन कासिम ने क्या कहा था? सिटी ऑफ गोल्ड की संज्ञा दी थी। अरब आक्रमण के भारत पर पड़े प्रभावों को चिन्हित कीजिए। अब अरब, चूँकि देखिए हमारा देश बहुत सारी चीज़ें अरब से और अन्य आक्रमणकारी जहाँ से भी आए, बहुत सारी चीज़ों को, संस्कृत को लेकर आए और यहाँ से लेकर भी गए। तो अरब आक्रमण का क्या प्रभाव पड़ा? तो उसमें भारत में ऊँट पालन की प्रथा प्रारंभ हो गई, क्योंकि अरब जो है ऐसा देश था, अरब प्रायद्वीप, अरब क्षेत्र वाला पूरा जो है और रेगिस्तानी, तो वहाँ रेगिस्तान में ऊँटों का प्रचलन था। तो भारत में ऊँट पालन की प्रथा शुरू हो गई। खजूर की खेती भी यहाँ शुरू हो गई अरब आक्रमण के साथ ही। और दिरहम नामक तांबे का सिक्का चलाया गया। पहले ये तांबे का सिक्का चलाया था जो है मोहम्मद बिन कासिम ने, लेकिन बाद में ये चांदी का हो जाता है दिरहम। भारत में पहली बार जजिया कर लगाया गया। तो अब ये ध्यान रखना है, जजिया कर सबसे पहले किसने लगाया था? तो ये लगाया था मोहम्मद बिन कासिम ने। तो ये 1 2 3 4 चारों सही हैं। जीवन में संपत्ति की सुरक्षा के बदले हिंदुओं से वसूला गया कर था जजिया कर। किस तुर्क आक्रमणकारी ने बुत शिकन की उपाधि धारण की? तो बुत शिकन यानी कि मूर्ति भंजक की उपाधि धारण की थी महमूद गजनवी ने। मूर्तियों को तोड़ने, मंदिरों को लूटने वाला आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने 1000 से 1026 तक 27 वर्षों में भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। महमूद गजनवी का पहला आक्रमण किसके विरुद्ध हुआ था? तो ये पेशावर, जो पंजाब का क्षेत्र है, पेशावर के हिंदू शाही वंश राजा जयपाल के विरुद्ध हुआ था। तो प्रथम आक्रमण 1000 एडी में हिंदू शाही राज्य के सीमावर्ती क्षेत्र पेशावर पर जयपाल के विरुद्ध ये आक्रमण हुआ था। पुराणों का अध्ययन करने वाला पहला मुस्लिम विद्वान कौन था? तो पुराणों का अध्ययन, उस पुराणों और संस्कृत, एक शब्द और होगा, पुराण और संस्कृत, इन दोनों का सबसे पहले मुस्लिम विद्वान कौन था जिसने अध्ययन किया था? तो ये अलबरूनी था। अलबरूनी 1017 ईस्वी में महमूद गजनवी के साथ भारत आया। पुराण एवं संस्कृत का अध्ययन करने वाला ये प्रथम मुसलमान था। उतबी महमूद गजनवी का एक दरबारी इतिहासकार था।
तो याद रखना दरबारी इतिहासकार कौन था, उतबी था, महमूद गजनवी का। और बैहाकी भी जो है गजनवी का दरबारी विद्वान था। इसने एक किताब लिखी थी तारीख़ यामिनी। किसने लिखी थी? बैहाकी ने। और बैहाकी को लेनपून ने पूर्वी पेप्स की उपाधि दी थी। सूची 1 को सूची 2 से सुमेल करना है। रचना है सूची 1 में, रचनाकार हैं बी में इसमें। तो किताबुल यामिनी इसके लेखक थे उतबी। किताबुल यामिनी के लेखक थे उतबी। इनसे प्रश्न बहुत आते हैं, इनको रट मारिए। शाहनामा ये फिरदौसी इसका लेखक था। शाहनामा का लेखक कौन था? फिरदौसी। कानून मसूदी का लेखक कौन था? अलबरूनी। और तारीख़ मुबारक शाही का लेखक था याहिया बिन सरहिंदी। तो इस तरीके से 1 2 3 4 सब सुमेलित हैं। सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है। तो सियासतनामा के लेखक थे निज़ामुल मुल्क तूसी। और तबकाते नासिरी के लेखक थे मिनहाज उस सिराज। ताज उल मासिर के लेखक थे हसन निजामी। किरान उस सादेन के लेखक थे अमीर खुसरो। किरान उस सादेन अमीर खुसरो बहुत ही इंपॉर्टेंट पुस्तक है, अमीर खुसरो के द्वारा लिखी गई। तो इस तरीके से सब सम्मिलित है 1 2 3 4। अलबरूनी द्वारा लिखित अरबी भाषा की ग्रंथ तहकीके हिंद, जिसको किताबुल हिंद नाम दिया गया, इसका अंग्रेजी अनुवाद किसने किया था? तो सचाऊ ने किया था। किसने किया था? सचाऊ ने किया था। और रजनीकांत शर्मा ने इसका हिंदी अनुवाद किया था। सचाऊ ने अंग्रेजी अनुवाद किया था और रजनीकांत शर्मा ने हिंदी अनुवाद किया था। तो ये तहकीके हिंद किस भाषा में लिखी थी? अलबरूनी ने अरबी भाषा में लिखी थी, ये भी ध्यान रखना है। तो इससे हमने 3 4 प्रश्न देख लिए। 11वीं शताब्दी का विद्वान गजनवी के दरबार का प्रसिद्ध कवि, जिसे पूर्व के होमर की उपाधि दी जाती है। देखिए, पूर्व के होमर की उपाधि किसको दी जाती है? तो ये फिरदौसी को दी जाती है। और बैहाकी को हमने देखा था पूर्वी पेप्स के नाम से इस जाना गया। तो फिरदौसी पूर्व का होमर, इसकी पुस्तक थी शाहनामा। और बैहाकी गजनवी का दरबारी जो है विद्वान था। लेनपून ने इसे पूर्वी पेप्स कहा। इसकी किताब थी तारीख़ सुबुक्तगीन। तारीख़ सुबुक्तगीन किसकी किताब थी? बैहाकी की थी। ठीक है। उतबी गजनवी का दरबारी इतिहासकार था और इसने किताब लिखी तारीख़ यामिनी, हमने देखा है पीछे। और उजारी भी जो है इसी के समय गजनवी का ही जो है दरबारी विद्वान था। फारस का कवि था ये उजारी। ये बहुत ही आने वाला प्रश्न है। उजारी याद रखिए, फारस का कवि था और ये गजनवी का दरबारी विद्वान था। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किस विद्वान ने कहा? तो इसको फिरदौसी ने कहा। कश्मीर को पृथ्वी का स्वर्ग किसने कहा? फिरदौसी ने कहा। तुसी एवं उनसुरी महमूद गजनवी के दरबार के प्रसिद्ध खुरासानी विद्वान थे। देखिए, गजनवी विद्वानों की पूजा करता था, इसीलिए उसके दरबार में बहुत सारे विद्वान जो है फारसी विद्वान देखा आपने, बहुत सारे विद्वान आए उसके साथ में। तो उसी में से एक था तुसी और उनसुरी भी विद्वान था। अलबरूनी के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? भूगोल और खगोल का विद्वान था अलबरूनी, बिल्कुल सही है, उसको खगोल और भूगोल का ज्ञान था। मोहम्मद गौरी का प्रसिद्ध दरबारी विद्वान था और ये गलत है, मोहम्मद गौरी नहीं, महमूद गजनवी का दरबारी विद्वान था वो। ज्योतिषी, तर्कशास्त्री, औषध विज्ञानी और गणितज्ञ भी था वो, प्रसिद्ध धर्मशास्त्री भी था। तो इस तरीके से वो मतलब बहुत सारे चीज़ों का ज्ञाता था। लेकिन वो किसका दरबारी विद्वान था? तो वो था मोहम्मद गौरी का नहीं, बल्कि महमूद गजनवी का था। तो ये प्रश्न यहाँ पर भी इसमें सही होगा। अलबरूनी 11वीं सदी में महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला विद्वान था। 11वीं शताब्दी में ये ऐसे प्रश्न आया भी एक बार कि किस शताब्दी में अलबरूनी भारत आया था? तो 11वीं शताब्दी में आया था। महमूद गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दिरहम का किन भाषाओं में मुद्रा लेख अंकित था? तो देखिए, दिरहम को हमने देखा मोहम्मद बिन कासिम ने उसमें चलाया था तांबे में, और यहाँ पर भी गजनवी ने इसको चांदी में शुरू कर दिया। तो इसमें जो है संस्कृत और अरबी दोनों भाषाओं में इस पर मुद्रा लेख अंकित था। गजनवी द्वारा जारी चांदी के सिक्के दिरहम का वजन 3 ग्राम था। वजन भी पूछ लेता है कभी कभी, 3 ग्राम का था दिरहम। मोहम्मद गौरी का प्रथम भारतीय आक्रमण किस क्षेत्र पर हुआ? तो ये मुल्तान पर हुआ। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में देखेंगे। तो मोहम्मद गौरी का प्रथम आक्रमण किस पर हुआ था? मुल्तान पर हुआ था। ठीक है। और वहाँ पर हमने गजनवी को देखा था, वो पेशावर पर उसका प्रथम आक्रमण हुआ था। गौरी का प्रथम भारतीय आक्रमण 1175 AD में मुल्तान पर हुआ। शासक वहाँ का था फतेह दाऊद।
गुजरात पर इसका 1178 में दूसरा आक्रमण हुआ था, जिसमें चालुक्य राजा भीम द्वितीय, जिसको मूलराज द्वितीय भी कहा जाता है, इसने गौरी को पराजित किया था। ये गौरी की भारत में पहली हार थी, परंतु भीम द्वितीय को ऐबक ने 1197 ईस्वी में हराया था। भारतीय इतिहास में मुस्लिम सत्ता की स्थापना के लिए निर्णायक युद्ध कौन था? तो ये तराइन का द्वितीय युद्ध। देखिए, इतिहास में बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं जो निर्णायक युद्ध साबित हुए हैं। अब इतिहास में कुछ ऐसी घटनाएं भी होती हैं जो निर्णायक साबित होती है, जैसे आज के समय में कोरोना एक निर्णायक साबित होने वाला जो है एक महामारी है जो पूरे विश्व की दिशा को बदलने जा रहा है। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे युद्ध हुए हैं, जैसे भारत में जो है तराइन का युद्ध हुआ, तो तराइन के युद्ध ने यहाँ पर मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया। इसके पहले भारत में जो है पूरी तरीके से हिंदू शासन हुआ करता था, तो तराइन के द्वितीय युद्ध ने जो है मुस्लिम सत्ता को स्थापित कर दिया। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा जो है बक्सर और प्लासी का युद्ध भी बहुत निर्णायक साबित हुआ, जो अंग्रेज़ों के लिए जो है उसके पक्ष में रहा। तो इस तरीके से ये ऐसे बहुत सारे युद्ध हुए हैं। तो तराइन का प्रथम युद्ध 1192 में गौरी और पृथ्वीराज तृतीय, जिसको राय पिथौरा भी कहा जाता है, इनके बीच हुआ था, जिसमें गौरी हार गया था प्रथम युद्ध में 1191 में। और 1192 में तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था, जिसमें गौरी जो है जीत गया था, राय पिथौरा की हार हुई थी। चंदावर का युद्ध 1194 में हुआ था गढ़वाल शासक जयचंद के बीच, तो जयचंद हार गया था। और पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 में हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, तो यहाँ से मुग़ल की सत्ता स्थापित हुई। तो पानीपत का प्रथम युद्ध भी इतिहास में निर्णायक युद्ध रहा है, ठीक है, लेकिन वो मुग़ल सत्ता की स्थापना के लिए था। किस मुस्लिम शासक ने देवी लक्ष्मी एवं बैल की आकृति वाले चांदी के सिक्के जारी किए? तो ये मोहम्मद गौरी ने जारी किए, देवी लक्ष्मी और बैल की आकृति वाले। और हमने वहाँ देखा था गजनवी में जो सिक्के दिरहम जारी किए थे चांदी के, उस पे जो है किन किन 2 भाषाओं में जो है मुद्रा लेख किया गया था, उसको आपको कमेंट में बताना है। इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के, चांदी का टंका और तांबे का जीतल चलाया। इल्तुतमिश ने जो है, यहाँ पे चूँकि ऑप्शन में इल्तुतमिश दिया है, तो इसने सर्वप्रथम शुद्ध अरबी सिक्के चलाए। ये प्रश्न ऐसा भी आ सकता है कि कौन सा मुस्लिम शासक था जिसने शुद्ध अरबी सिक्के चलाए? तो इल्तुतमिश था। तो ये चांदी का टंका था और तांबे का जीतल था। भारत में सर्वप्रथम अक्ता या इक्ता व्यवस्था को प्रवेश कराने वाला शासक था तो मोहम्मद गौरी के साथ ही भारत में इक्ता व्यवस्था यहाँ पर आ गई उत्तरी भारत में, ठीक है। लेकिन गौरी ने भारत में प्रथम अक्ता इक्ता ऐबक को बनाया था, प्रदान किया था। इस प्रणाली का श्री गणेश किया था ऐबक को अक्ता प्रदान करके। परंतु इल्तुतमिश ने दिल्ली सल्तनत के शासक के रूप में सर्वप्रथम इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित तरीके से लागू किया। इसकी जानकारी हमको निजामुल मुल्क की पुस्तक जो है सियासतनामा में मिलती है। निजामुल मुल्क तुसी की पुस्तक सियासतनामा से ये पता चलता है कि जो है गौरी अक्ता व्यवस्था लेकर भारत आया था, ठीक है। मोहम्मद गौरी के एक दास बख्तियार खिलजी द्वारा बिहार पर 1202 ईस्वी में और बंगाल पर 1204 से 5 ईस्वी के विजय के उपरांत किसे अपनी राजधानी बनाया था? तो उसने लखनऊती को अपनी राजधानी बनाया था। लेकिन उदंतपुर उस समय बिहार की राजधानी हुआ करती थी और नदिया बंगाल की राजधानी हुआ करती थी। इसका शासक हुआ था लक्ष्मण सेन, जो कि अपनी नदिया राजधानी को छोड़ करके उससे डर करके बख्तियार खिलजी से भाग गया था। बख्तियार खिलजी द्वारा कौन कौन से विश्वविद्यालय नष्ट किए गए? तो इसमें केवल विक्रमशिला, केवल नालंदा, तो इसमें विक्रमशिला और नालंदा ये दोनों विश्वविद्यालय जो है खिलजी द्वारा नष्ट किए गए। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमारगुप्त ने 413 एडी में किया था और विक्रमशिला धर्मपाल ने पाल वंश के शासक 783 से 820 के दौरान जो है। और वल्लभी विश्वविद्यालय ये सौराष्ट्र गुजरात में है, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये जो है हमारा ये प्रथम प्रयास जो था मध्यकालीन भारत का आज समाप्त होता है। अब हम लोग इस नई कड़ी को भी साथ में लेकर चलेंगे, जिससे कि हमारा जो है कोर्स बिल्कुल क्वेश्चन फॉर्मेट में बहुत ही अच्छी तरीके से कवर हो, एक भी चीज़ छूटने ना पाए। बिल्कुल हम उसी दिशा में बढ़ेंगे जिस दिशा में प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं सभी परीक्षाओं में, चाहे यूपीएससी हो, यूपीपीएससी हो, बीपीएससी हो, या फिर बीयू की परीक्षा होने वाली है उसमें हो, या फिर आरओ या आरओ है, सभी परीक्षाओं के लिए बिल्कुल समान रूप से
उपयोगी है ये सारे प्रश्न। तो दोस्तों अगर ये श्रृंखला आप लोगों को पसंद आ रही हो तो कृपया इसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, क्योंकि मैं रुकने वाला नहीं हूँ। अब ये जो है श्रृंखला लगातार जैसे बढ़ती रहेगी, चलता रहेगा और कोर्स हमारा पूरा हो जाएगा। इसके बाद हम मेंस भी कराएंगे। जो हमारे संपर्क में हैं उन्हें पता है कि मेंस हम कैसा कराते हैं, तो इसलिए आप लोग बने रहिए हमारे साथ। इसी के साथ दोस्तों नमस्कार।